हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर श्रद्धे गडियार। और आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन समस्या जो प्रॉब्लम रहती है कि ब्लोटिंग हो रही है, गैस हो रही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भी गैस ज़्यादा बनेगी, अगर ये ट्रैप हो जाती है इनसाइड द इंटेस्टाइन, तो ये जो हमारी इंटेस्टाइन है उनको ब्लोट कराएंगी, मीन्स इसको इन्फ्लेट करेंगी, इसको फैलाएंगी। तो इसको ही हम ब्लोटिंग कहते हैं। अगर ये गैस नीचे से पास हो जाए एनल एरिया से तो एक्सेसिव हो जाए तो फार्टिंग। अगर ये गैस ओरल कैविटी से पास आउट हो तो इसको हम कहते हैं बर्पिंग। तो ये गैस बनती क्यों है? अगर हमें रीजन समझ में आ गए तो सोल्यूशन हमें पता चल जाएगा। तो ओरल कैविटी से शुरू करते हैं। अगर आपके डेंचर में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपके जो टीथ है वो अलाइनमेंट नहीं है, तो ड्यूरिंग ईटिंग आप बहुत सारी जो एयर है वो आप इंजेस्ट कर लोगे और आपके स्टमक में वो पहुंच जाएगी एयर, और उससे आपको प्रॉब्लम होगी। दूसरा रीज़न कि अगर हम बहुत जल्दबाजी में खाना खाते हैं तो उस खाने के साथ बहुत सारी एयर भी अंदर चली जाती है और वो एयर ट्रैप हो जाती है और ब्लोटिंग कॉज कर सकती है। अगला रीज़न होता है कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ही कोई प्रॉब्लम है। अब जैसे अगर स्टमक में उसके एंजाइम्स नहीं प्रॉपर हैं वहाँ पे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए, या फिर एसिड लो कम बन रहा है, तो फूड वहाँ डाइजेस्ट नहीं होगा, ये फूड आगे बढ़ेगा, अनडाइजेस्टेड फूड। अब आगे जब फूड बढ़ेगा तो इंटेस्टाइन में, स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन में, ये फूड स्टे करेगा थोड़ी देर तक या ज़्यादा देर तक, क्योंकि ये नॉर्मल जो स्टमक ने काम था वो नहीं किया। तो जब ये फूड इंटेस्टाइन के अंदर स्टे करेगा ज़्यादा देर तक, तो ये बैक्टीरिया जो होंगे वहाँ पे वो इसको फर्मेंट करेंगे, और फर्मेंटेशन का बाई प्रोडक्ट इज़, सबको पता है, गैस होते हैं। दूसरा, अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम है या गॉल ब्लैडर में कोई इशू है तो अगेन फिर हमारा डाइजेशन हैम्पर करेगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, ये अनडाइजेस्टेड खाना फिर आगे जाएगा और ब्लोटिंग करेगा। सेम विद पैंक्रियाज, अगर पैंक्रियाज से प्रॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं आ रहे हैं तो खाना ये डाइजेस्ट नहीं होगा ठीक से, और ये खाना मूव करके आगे जाएगा जो कि अनडाइजेस्टेड है, बहुत ज़्यादा अनडाइजेस्टेड है, सारी मेहनत अब इंटेस्टाइन को करनी है, तो ये खाना स्टे करेगा तो फर्मेंट होगा तो गैसेस बनेंगी। अगला एक क्या रीज़न होता है, जैसे हमें पता है कि हमारी बॉडी में सेल्स होते हैं, हमारे अंदर हर तरफ बैक्टीरिया भी हैं, कुछ बैक्टीरिया बुरे भी हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया अच्छे होते हैं। जब हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स बार बार लेने की हमें वो आदत होती है, या बहुत सारे प्रिजर्वेटिव ये सब हम खाते हैं, तो जो अच्छे बैक्टीरिया हैं वो भी मारे जाते हैं, बुरे बैक्टीरिया हैं वो भी मारे जाते हैं। तो इनका जो रेशियो है, ये जो इनकी पॉपुलेशन है, जो डेमोग्राफी है बैक्टीरियाज की, ये डिसरप्ट हो जाती है। तो जहाँ अच्छे बैक्टीरिया होने चाहिए वहाँ बुरे पहुँच गए ज़्यादा, जहाँ बुरे होने चाहिए वहाँ कुछ भी बैक्टीरिया नहीं बचा। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे आपने खाना खाया, अब खाने में बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं या जो कंटेंट्स हैं उसके, वो हमारे कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो जैसे कि एग्जांपल है इसका फाइबर, तो फाइबर को हमारा कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक हेल्दी इंडिविजुअल में, हमारी बड़ी आंत में बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं, और वो क्या करते हैं, उस फाइबर को डाइजेस्ट करते, फर्मेंट करते, और उससे ब्यूटारिक एसिड जैसे कंपाउंड बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं, और कुछ विटामिन वगैरह भी वो फॉर्म कर सकते हैं, लाइक विटामिन के एंड B12। हालांकि वो बहुत कम बनते हैं, लेकिन अगर हमने इस तरह की एंटीबायोटिक का कोर्स किया या हमारा गट बायोम उतना अच्छा नहीं है किसी भी रीज़न से, तो ये बुरे जो बैक्टीरिया हैं इनका नंबर ज़्यादा हो सकता है, या फिर ये बुरे बैक्टीरिया है ये छोटी आंत में आ सकते हैं। जब ये बैक्टीरिया छोटी आंत में आके ज़्यादा नंबर बढ़ाते हैं तो इसको हम कहते हैं सीबो, स्मॉल इंटेस्टाइन बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। तो जब बैक्टीरिया जहाँ पे होना चाहिए वहाँ नहीं है, या बुरे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है, तो इस फाइबर का जो फर्मेंटेशन है वो बहुत ही रैपिड होगा, या जो बाकी जो नॉर्मल अनडाइजेस्टेड फूड आ रहा उसका भी ये फर्मेंटेशन करने लगते हैं, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका भी फर्मेंटेशन नहीं करने लगते हैं, उससे बहुत एक्सेसिव गैसेस बनती हैं। तो ये मेन रीज़न हो गए। अब एक्सेसिव गैस बनने से अगर आपका स्टमक ब्लोट करेगा या इंटेस्टाइन ब्लोट करेगी तो उसके अलग अलग साइड इफ़ेक्ट आएंगे। तो जैसे अगर स्टमक बहुत ज़्यादा ब्लोट कर रहा है तो वो एकदम हार्ट के पास होता है, तो हार्ट को वो पुश करेगा, तो हार्ट की भी पल्स रेट बढ़ सकती है ड्यू टू ब्लोटिंग ऑफ स्टमक और ब्लोटिंग ऑफ एब्डोमेन, और हार्ट का ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो जब हार्ट का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा आपको ब्लोटिंग की वजह से, या पल्स रेट बढ़ेगा, तो आपको बैक साइड ऑफ द हेड भी पेन हो सकता है। तो आपने बहुत लोगों को कंप्लेन करते हुए देखा होगा कि जब उनकी गैस बनती है तो उनके बैक साइड ऑफ द हेड भी प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं गैस सिर में चढ़ गई। तो गैस सिर में चढ़ गई इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टमक ब्लोट करता है या फूलता है, उससे वो हार्ट को दबाता है, हार्ट को दबाएगा, वहाँ पे ज़्यादा जगह होती नहीं है, तो उसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ती है टू पंप सेम अमाउंट ऑफ ब्लड, और ब्लड प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। जब भी पल्स रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ेंगे तो बैक साइड ऑफ द नेक
या बैक साइड ऑफ द हेड को पेन होगा। इसके साथ साथ आपको वोमिटिंग और नौजिया वाली फीलिंग भी आ सकती है। तो ये सारे भी सिम्टम, तो इसको हमें इसको काउंटर कैसे करना है? इसको काउंटर करने के लिए अगर आपके कोई दांतों में प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है। खाना हमें पूरा टाइम दे के खाना है, स्लोली खाना है। खाने के आसपास आधे घंटे तक पानी नहीं पीना है, जिससे डाइजेस्टिव एंजाइम प्रॉपर जो कंसंट्रेशन है वो प्रॉपर रहे, एसिड का कंसंट्रेशन प्रॉपर रहे। अगर एसिड कम बन रहा है तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए कुछ चीज़ें हम खाने में ऐड कर सकते हैं। मैं अपने पेशेंट्स को देता रहता हूँ, तो उससे धीरे धीरे उनका डाइजेशन इंप्रूव होता है। अगर पैंक्रियाज बहुत स्लो है तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर लीवर की कंडीशन ठीक नहीं है, फैटी लीवर है या और कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हमें ठीक करना पड़ेगा। गॉल ब्लैडर में बाइल थिक हो चुका है, पित्त जिसको कहते हैं वो थिक हो चुका है, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। एक अल्ट्रासाउंड करा लेंगे तो उससे पता चल जाएगा कहीं स्टोन तो नहीं है या बाइल के साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो स्टेगनेंट तो नहीं है वहाँ पे। तो जब हम ये सारी चीज़ें करेंगे, साथ में और क्या करना है, पैंक्रियाज को भी स्टिमुलेट करना, जैसे मैंने बताया। खाना हमें स्लो खाना है और एक टाइम देना है प्रॉपर। अगर आप बार बार खाओगे, जैसे आपने कुछ खाया, वो मैकेनिज्म एक्टिव हुई डाइजेस्ट करने वाली, 2 घंटे बाद फिर खा लिया, तो हमें कुछ इसको, अब जैसे एक मशीन है उससे अगर हम लगातार काम लेते रहें तो वो प्रॉब्लम में करेगी, तो हमें उसको रेस्ट भी देना है। इसीलिए 30-40 ईयर्स पुराने पीछे टाइम पे अगर हम चले जाएं तो लोग जनरली 2 या 3 मील लेते थे और सनसेट के बाद नहीं खाते थे। तो इससे क्या होता था, उनकी गट को पूरा रेस्ट मिलता था। उस रेस्ट, जब वो रेस्ट कर लेती थी गट, जो अगले दिन जब हम खाते थे तो प्रॉपरली वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो हमें प्रॉपर एक रेस्ट, या जिसको हम कह सकते हैं कि फास्टिंग भी डेली करनी होगी, उससे रिलीफ होगा। दूसरा, हम प्रोबायोटिक या प्रोबायोटिक भी ऐड कर सकते हैं खाने में, जिससे कि जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनका नंबर बढ़े। अगर पहले भी हमने कुछ एंटीबायोटिक ज़्यादा ले रखे हैं तो उसके लिए मार्केट में प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक अवेलेबल हैं, वो भी हम ले सकते हैं। अब प्रीबायोटिक क्या चीज़ होती है? प्रोबायोटिक इज़ फूड ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया है उसको हम प्रोबायोटिक कहते हैं। तो जब आप बैक्टीरिया भी दोगे और उसको खाने को भी दोगे तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। तो नेचुरली अगर देखा जाए, अगर हम ये कोई चीज़ें नहीं ले रहे तो फाइबर जो होता है ना, वो प्रीबायोटिक की तरह काम करता है। जो फर्मेंटेड फूड खाते थे या इतनी अच्छी हाइजीन भी नहीं थी लोगों की, तो बहुत सारे बैक्टीरिया अच्छे बुरे हम लोग इंजेस्ट करते रहते थे, तो अच्छे बैक्टीरिया की एक कॉलोनी अंदर बन जाती थी। उस बायोम को, माइक्रोबायोम को, उस अच्छे बैक्टीरिया की कॉलोनी को हमें दोबारा से इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। अगर बुरे बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो गए तो कुछ दिन तक जो गट एंटीबायोटिक्स होती हैं उनका एक कोर्स देके पहले उस बुरे बैक्टीरिया को हमें हटाना होगा, उसके बाद नए बैक्टीरिया को हमें डालना होगा, जिससे वो प्रॉपर उनकी पॉपुलेशन वहाँ पर रुके और वो बढ़ पाए। तो ये सारी चीज़ें करने से ही मुझे लगता है कि हम ब्लोटिंग को, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, मुझे लगता है 10 में से 8 लोग, एडल्ट लोगों को ये प्रॉब्लम है, इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। एक जो बहुत रेयर होता है बट आजकल बहुत कॉमन हो गया है कि अगर कोई फूड एलर्जीज़ है तो वो भी ब्लोटिंग कर सकती है। तो हमें पूरा फूड लॉग भी बनाना चाहिए कि किन किन फूड आइटम से हमें ब्लोटिंग हो रही है, तो उन फूड्स को हमें आगे वाले दिनों में हमें अवॉइड करना चाहिए। तो ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करी है कि जिससे हो सके कि अगर आप लोग देखें तो आपको इस वीडियो के अंदर आपका सलूशन मिल जाए। तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि कमेंट करने से हमें रिव्यू पता चलता रहता है और हमें इन्हेंस करने में खुद को आसानी होगी। तो थैंक यू वेरी मच।